नमस्ते मेरे प्रिय मित्रों, आपका एक बार सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर धीरज फिजियोथेरेपी क्लिनिक में। दोस्तों, आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ नी जॉइंट पेन यानी आर्थराइटिस। आर्थराइटिस दोस्तों बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन आज जिस आर्थराइटिस के बारे में मैं बात करूँगा वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे कॉमन आर्थराइटिस है। इस आर्थराइटिस में बेसिकली नी जॉइंट इन्वॉल्व होता है। तो ये नी जॉइंट जो है वो किससे बना होता है ये हमें जानना चाहिए। नी जॉइंट जो है दो बोन्स से माफ कीजिएगा तीन बोन्स यानी कि फीमर, टिबिया और पैटेला, ये तीनों बोन से ये जॉइंट बना होता है। बोन के अलावा इसमें कार्टिलेज होता है। बोन के अलावा कार्टिलेज के अलावा इसमें लिगामेंट होते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन होते हैं, और यही मेम्ब्रेन जो होते हैं वो मेन सोर्स होते हैं जो जिसको हम लोग ग्रीस बोलते हैं। वो साइनोवियल फ्लूइड मेडिकली उसको बोला जाता है, और वो साइनोवियल फ्लूइड जो है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन से ही बनता है, और इसी फ्लूइड से कार्टिलेज की न्यूट्रिशन मिलती रहती है। तो जब इस मेम्ब्रेन का अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है इस मेम्ब्रेन में, तो ये फ्लूइड भी नहीं बनता है और हम कहते हैं कि ग्रीस ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, इनको ठीक रखने के लिए और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमें कुछ जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो इन्हीं मूल जो जड़ है इनकी, जो जिस तरह से होती है, जिनमें प्रॉब्लम होती है, उस पर आधारित है। ये जॉइंट जो है मेनली वेट बेयरिंग की वजह से इसमें अफेक्ट होता है। ये इस पर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता रहता है, तो इसलिए भी अफेक्ट होता है। इसीलिए जब भी हमारा वेट ज़्यादा होता है, ओवर वेट होते हैं हम, जिसका कि हमने पहले कई वीडियोस में आपको बताया है कि वो वेट कैसे हम चेक करेंगे कि हम ओवर वेट हैं, BMI से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ओवर वेट और ओबेसिटी से इसका डायरेक्ट रिलेशन है, न सिर्फ वेट का। अब ओबेसिटी की वजह से कुछ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, जो फैट सेल्स होते हैं, एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, उनकी वजह से भी कुछ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस होते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आकर के नी जॉइंट में डिपॉजिट होते हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ वेट का ही इशू नहीं है कि उस पर बॉडी वेट ज़्यादा पड़ रहा है, स्ट्रेस ज़्यादा पड़ रहा है। अगर ओबेसिटी है, फैट है बॉडी में, तो उसकी वजह से अलग से भी एक कारण बनता है इसके नी जॉइंट के अफेक्ट होने का। तो ये अभी रिसर्च चली रही है बेसिकली कि ये जो प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सिर्फ वेयर एंड टेयर का प्रॉब्लम है या इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, या फिर मल्टीफैक्टोरियल है। मल्टीफैक्टोरियल तो है ही। इसीलिए जब हम अब आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। जो मुख्य इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, सबसे पहले तो हमें एक्सरसाइज इसलिए क्योंकि जब हम मूवमेंट्स करेंगे तो इसकी जो साइनोवियल फ्लूइड हैं वो ज़्यादा सिक्रीट होंगी और जॉइंट की न्यूट्रिशन होगी, कार्टिलेज की न्यूट्रिशन होगी। तो एक्सरसाइज इनिशियली ज़रूरी है ऑप्शन में, जिसमें लैंड बेस्ड एंड एक्वेटिक बेस्ड यानी कि पानी में, यानी कि अगर पूल में जहाँ की आपका बॉडी वेट नी के ऊपर कम पड़े, इस तरह की एक्सरसाइजेस इसमें हमेशा हेल्पफुल रहती हैं। और दूसरा जो है, फिजियोथेरेपी में एक टेंस मोडालिटी होती है, TENS, यानी ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। ये स्टिमुलेशन देने से भी पेन कम होता है। मेनली ट्रीटमेंट्स का सारा मकसद शुरू में पेन रिलीफ करना, फंक्शन को इम्प्रूव करना। नी जॉइंट का फंक्शन क्या है? चलना, स्टेयर्स चढ़ना या फिर प्लेन ग्राउंड पे चलना, ये मेन फंक्शन है, चलना, लोकोमोशन। तो फंक्शन अचीव फिर से रीस्टोर करना, पेन कम करना, और जो ट्रीटमेंट है, खासकर जो इसका अल्टीमेट जो ट्रीटमेंट होता है जिसको बोलते हैं नी रिप्लेसमेंट, उसको डिले करना या उसके लिए बहुत स्ट्रांगली तैयार करना खुद को। तो ये तीनों ऑप्शंस जो हैं, तीनों जो बेसिकली गोल हैं ट्रीटमेंट के, वो हमें इसकी तरफ ले जाते हैं। तो टेंस के बाद मैं अगला नाम लूँगा वेट कंट्रोल का। हालांकि ये बाद में ले रहा हूँ, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट। वेट कंट्रोल यानी कि आप ये समझिए कि हर 1 किलो बॉडी वेट का जब लॉस करेंगे तो कम से कम 10% जो है इसका रिस्क जो है कम हो जाता है नी जॉइंट के फर्दर डिस्ट्रक्शन का, नी जॉइंट के फर्दर आर्थराइटिस होने का 10% रिस्क कम हो जाता है। और लगभग 12 पाउंड यानी कि लगभग 4.5 kg के आसपास वेट अगर कम कर लेते हैं तो 50% रिस्क रिड्यूस हो जाता है
नी जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का। सो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो है वेट को कैसे मैनेज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है नी जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस को प्रिवेंट करने का। और इसके बाद जो है टॉपिकल एनसेड्स बोलते हैं, यानी कि नी के ऊपर लगाने के लिए ऐसे मेडिसिन जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जैसे कि वॉलिनी हो गया या इस तरह की ट्यूब्स हो गई। इनका देखा गया है कि शुरू के 2 हफ्तों तक बहुत अच्छा असर रहता है। इसके बाद अगर जो प्रोसेस कंटिन्यूअस रहता है तो इसका असर जो है उतना नहीं रहता है। तो जो मैं पहले कारण बता रहा हूँ, पहले जो ट्रीटमेंट ऑप्शन बता रहा हूँ ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद और दूसरी मेडिसिन हैं जैसे कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं जो फिजिशियंस के कंसल्ट से आप ले सकते हैं इसमें। और इसके अलावा स्टेरॉइड मेडिसिन भी होती हैं, ऑपियोइड्स भी होती हैं, और भी कई तरह की मेडिसिन होती हैं। लेकिन जो मोस्ट इफेक्टिव जैसे मैं बता रहा हूँ और जिसके बारे में मैं थोड़ा सा और कुछ एक्सरसाइज टिप बताने वाला हूँ आपको, वो है आपको जो पहले मैंने बताया वेट कंट्रोल, टेंस एंड एक्वेटिक एंड लैंड बेस्ड एक्सरसाइजेस। इसमें साइकिलिंग जो है वो एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसमें कि इम्पैक्ट कम आता है नी पे। दोस्तों, जब नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चलने में बहुत पेन हो, तो आप या तो एक्वेटिक बेस्ड एक्सरसाइजेस कीजिए ताकि आपके नी पे इम्पैक्ट कम आए, या फिर साइकिलिंग कीजिए। साइकिलिंग में भी आपको जो है लेस रेजिस्टेंस वाली साइकिलिंग कीजिए। इससे आपका वेट भी कंट्रोल होगा और आपके नी को भी एक मूवमेंट मिलेगा, नी का भी मूवमेंट होगा तो नी बेटर न्यूट्रिशन उसको मिलता रहेगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी वो 5 एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे नी जॉइंट जो है वो बेटर होता है, स्टेबल होता है और मजबूत होता है। तो एक्सरसाइज नंबर 1, दिस इज नोन एज क्वाड्रिसेप स्टैटिक एक्सरसाइज या क्वाड्रिसेप स्मॉल एंगल आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या है, इस तरह का कुछ गोल हार्ड चीज ले लेना है आपको और इसको नी के नीचे रखना है। और ये इतना हार्ड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट, हल्का सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं इसको मैं दबा रहा हूँ, सिंपल है। और आप डायरेक्टली अगर बेयर स्किन पे करेंगे तो वो ठीक नहीं है, थोड़ा सा आप उसको सॉफ्ट कुशन टाइप का दे दीजिए और अच्छे से या तो दोनों हाथ के सपोर्ट से इस तरह से बैठ जाइए या पूरा का पूरा आप लाई डाउन कर सकते हैं वेल सपोर्टेड पीछे। तो मैं आपको इस पोजीशन में दिखा रहा हूँ और आप ध्यान से देखिएगा। सामने रखना है और धीरे धीरे करके इसको लेग को ऐसे उठाना है। बेसिकली आपका ये नी जो है एकदम टाइट हो जाना चाहिए। होल्ड करके रखना है इस पोजीशन को फॉर 5 सेकेंड से 1 2 3 4 5। रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स किया 2-3 सेकेंड के लिए और फिर जो है इसको दोबारा से होल्ड किया 1 2 3 4 5। इस तरह से 10 से 15 टाइम्स शुरू में वंस इन अ डे करिए। और जैसे जैसे टॉलरेट हो आपको ये एक्सरसाइज, आप इसमें वेट कफ भी यहाँ पे टाई कर सकते हैं। वेट कफ को टाई करके 1 kg का वेट कफ से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको और बढ़ा सकते हैं, अप टू 3-4 kg तक जा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज मैं बताना चाहता हूँ उसका नाम है हैमस्ट्रिंग स्टैटिक एक्सरसाइज। सो हैमस्ट्रिंग स्टैटिक एक्सरसाइज कैसे करेंगे, आपको अपने हील से, आप देख रहे हैं मेरे हील को देखिएगा ध्यान से, हील से नीचे बेड को दबाना है। बिस्तर पूरा दब गया है, बिस्तर को ऐसे लग रहा है कि मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ, एक्चुअली में खींचना नहीं है बट हमें प्रेशर लगा के रखना है और 1 2 3 4 5 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखना है। जैसे 1 2 3 4 5। इससे हमारी ये पीछे जो मसल्स हैमस्ट्रिंग्स होती हैं उनकी एक्सरसाइज होती है और इसको हम 10 से 15 टाइम्स भी रिपीटेशन कर सकते हैं। सो पहली हो गई क्वाड्रिसेप, दूसरी हैमस्ट्रिंग और तीसरी मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्लूटियस मीडियस, जिसका काम होता है हिप को बाहर की तरफ ले जाना। बट इसको करने का तरीका वो भी स्टैटिक कैसे करें, इसके लिए आपको एक लूप तरह की लूप बैंड्स आते हैं मार्केट में, वो ऐसे होंगे कि आप इसको चारों तरफ लपेट दीजिए और यही चीज़ या आप बड़ा ले सकते हैं और
इस तरह से बाहर की तरफ पुश कीजिए। आपको क्या करना है, नी को, दोनों नीज को एक दूसरे से दूर ले जाना है और पुश करना है, बाहर की तरफ पुश करना है और होल्ड करके 5 सेकंड तक रखना है। इससे ये हिप एब्डक्टर मसल स्ट्रेंथन होंगे। अगेन इसकी 10 से 15 रेपिटेशन कर सकते हैं। सेम हिप एब्डक्टर्स के लिए आप एक और एक्सरसाइज है जो कर सकते हैं। साइड में लेट जाइए, अपने पैरों की जो टोज हैं वो सामने की तरफ होने चाहिए और ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और आपको ऐसे करके उठाना है। आप मेरे टोज को ध्यान से देखिए, ये टोज फॉरवर्ड की दिशा में, आगे की दिशा में पॉइंटेड है, ऐसे की तरफ नहीं है या आगे नहीं जा रहे हैं। ये किस लाइन में है, पूरा का पूरा पैर स्ट्रेट लाइन में ऊपर उठ रहा है। धीरे धीरे ऊपर ले जाना है, फिर धीरे धीरे नीचे ले जाना है। सो इस तरह से 10-15 टाइम्स इसको भी कर सकते हैं। इन सारी एक्सरसाइज के बाद नी जॉइंट के पीछे जो स्ट्रक्चर्स है उनको स्ट्रेच करने के लिए आप हल्का सा इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ताकि ये हल्का सा खिंचाव, इस पर स्ट्रेचिंग मिले। और जितना भी आपके पास अवेलेबल रेंज हो बेंड करने का, तो आप नी को धीरे से बेंड कर सकते हैं। सपोज आपका इतना से ऊपर जाने में पेन हो रहा है तो इतना ही कीजिए, इससे ज़्यादा मत कीजिए और ऐसे करके पीछे की तरफ ले जा सकते हैं और बेंड कर सकते हैं। आगे कुछ पकड़ लीजिए ताकि आपके फ्रंट ऑफ थाई पे स्ट्रेच आए। तो इन सब एक्सरसाइज के साथ साथ आप वेट लॉस की भी ट्रेनिंग करते रहिए ताकि आपका वेट थोड़ा थोड़ा करके कम होता रहे। थोड़ा टाइम ज़रूर देना चाहिए जब भी इस तरह की कंडीशन डायग्नोज हो, अपने आप को फिट करने के लिए, अपना वेट लॉस करने के लिए नी जॉइंट को थोड़ा टाइम देना है हमें, और जिस इम्पैक्टफुल एक्टिविटी से बचना है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन, हमारा ये इन्फॉर्मेशन और एक्सरसाइज टिप्स? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फीडबैक में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी बात लिखिए। नमस्कार।